भारत में एक वो दौर था जब लोहिया जी, राजनारायण और लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेता थे जो भारत के लोकतंत्र के रीढ़ बन के खड़े थे। लोहिया जी की एक विचार बहुत ही चर्चित है जो सभी जानते हैं, सुने हैं और पढ़े हैं। जिस दिन सड़कें खामोश हो जाएंगी उस दिन संसद आवारा हो जाएगी। ये बातें सच है और लोहिया जी की इसी समाजवादी विचारधारा से प्रभावित एक शख्सियत आज हमारे बीच हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे क्योंकि वो बहुत ही प्रखर वक्ता भी हैं। मैं आज अपने खास मेहमान लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के संरक्षक रघु ठाकुर जी से बात कराता हूँ। रघु जी, द संडे वेज में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार आपके लिए। आजकल के युवा जो हैं चुनाव में उतरने से पहले सोच के उतरते हैं। उनकी मानसिकता होता है कि मैं जीतूं और सत्ता का सुख भोग। उन्हें इससे मतलब नहीं रहता, इन्हें कोई वास्ता नहीं कि हम जनता के लिए चुन के जा रहे हैं, जनता के हित के लिए फैसला लें। क्या ये उचित है राजनीति के लिए? देखिए, अभी जो युवा राजनीति में आ रहे हैं, इनके आने का मानस बनाने वाला कौन है और जो एक आम चलन चल पड़ा है, उस आम चलन की जो बीमारी है इनको समझना पड़ेगा। एक तो ये हमारे यहाँ जो परिवार नाम की संस्था है, जो संस्था पहले लोगों को संस्कार देती थी, अपने समाज को कुछ त्याग करने की भावना पैदा करती थी। अब परिवार ही अपने आप में स्वार्थपरक संस्था बन रहा है, जहाँ माता पिता बच्चों से ये उम्मीद करते हैं कि वो कितना बढ़िया पैकेज ला पाते हैं और बच्चों को सियासत के सिद्धांत की साथ से दूर करने का प्रयास करते हैं। दूसरा क्या है कि जो युवा आ रहा है वो आम युवा नहीं है, वो खाता पीता युवा है। इन्हें बड़े घरों के व्यापारी वर्ग का है, ठेकेदार परिवार के हैं और परिवारों के हैं। तो उसके लिए राजनीति भी एक प्रकार का व्यापार है जिसमें कुछ पूंजी लगाना है और ज़्यादा कमाना है। तो जिस भावना से वो लेके आ रहा है वो भावना ही कमाने की भावना है। राजनीति का जो असली अर्थ है, जो परिभाषा भिन्न प्रकार की है। डॉक्टर लोहिया कहते हैं कि राजनीति अल्पकालिक धर्म है और धर्म दीर्घकालिक राजनीति है। यानी आज के 10 साल, 20 साल, 50 साल का समाज कैसा हो ये बताने वाली सियासत है, पर 1000 साल बाद, 2000 साल बाद दुनिया कैसी हो, उन स्थायी जीवन मूल्यों को बताने वाला धर्म होना चाहिए। तो राजनीति भी गिर चुकी है, अपनी जगह से पतन पे आई है और धर्म भी अपनी जगह पतन पे आया है। तो सत्ता सुख भोगने के लिए लोग, अब ये सब लोग सत्ता सुख भोगने के लिए, और जो हमारे समाज में बिगाड़ हो रहा है उसका भी कारण यही है कि जब लोग समाज को जगह नहीं क्यों लेना चाहेंगे तो समाज बनेगा कैसे? जब राजनेता मिटता है तो समाज बनता है, और जब समाज बढ़ता है तो राजनेता बनता है। तो आज राजनेता बन रहे हैं, समाज बढ़ रहा है। सर एक सवाल ये है कि समाजवाद क्या है, ये चर्चा का विषय भी है क्योंकि पहले के जो नेता थे समाजवादी विचारधारा के थे, उसको लेके चलते थे। लेकिन अब जो है आज के दौर में समाजवाद के नाम पे जो पार्टियां बनी हैं, जो चल रही हैं, क्या वो असली समाजवादी हैं या नहीं? देखिए, समाजवाद की जो विचारधारा है, ये विचारधारा बराबरी की विचारधारा है, जिसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सभी प्रकार के भेदभाव जो है वो समाप्त हो। लोहिया ने इस विचारधारा के स्वरूप को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया और उन्होंने कुछ गांधी के सिद्धांतों को साथ में जोड़ करके 7 क्रांतियों में बांधने का प्रयास किया। उसको लोहिया कहते हैं सप्त क्रांति। कुछ प्रश्न बाद में फिर पैदा हुए हैं, तो अभी हम लोग कहते हैं कि 11 क्रांति होना चाहिए। हमने आज सोचना है कि 11 क्रांति होनी चाहिए। लोहिया ने जो 7 क्रांतियां कही थी, उस 7 क्रांतियों में था आर्थिक समानता, जन्मना सामरिक समानता, राजनीतिक समानता, लिंग भेद की समाप्ति, रंग भेद की समाप्ति, हथियारों का समाप्ति, निशस्त्रीकरण और विश्व संसद। अभी जो 4 क्रांतियां हम और आज के दौर में शुरू कर रहे हैं, जो समय उनका उत्तम मुद्दा प्रमुख नहीं था, उनमें जैसे है पर्यावरण, प्रदूषण मिटाना, पर्यावरण को बचाना, ये आज जरूरी है। जो मशीन है, इस मशीन को छोटी मशीन पे ले जाना जो हाथ को काम दे पाए, और जो एक प्रकार की विकृति समाज में, मानसिक विकृति आ रही है,
इस मीडिया के माध्यम से इनको मिटाना, और जो विषम समझौते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समझौते, उनको मिटाना। अब जैसे मान लीजिए कि कॉमनवेल्थ है, अब कॉमनवेल्थ की आज कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि कॉमनवेल्थ खत्म है एक प्रकार से, वहाँ ब्रिटेन का साम्राज्यवाद ही खत्म हो गया, तो प्रतीक रूप से रखने की कोई आवश्यकता नहीं। जो हम लोग के अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं, वो समझौते भी एक प्रकार से ऐसे हैं, ये जो वैश्विक समझौते हैं, कि जिनमें किसी गरीब या कमजोर मुल्क के लिए न्याय नहीं मिल पाता है। अब पर्यावरण की चर्चा हमने आपसे की और प्रदूषण की चर्चा की। सारी दुनिया वैश्विक गर्माहट से परेशान है और हो रही है। यूरोप के जो देश हैं, जो समय -डिग्री तापमान होता था, आज वहाँ 40 डिग्री तापमान हो रहा है, +40 हो रहा है। यूरोप परेशान है। अमेरिका में गर्मी बढ़ रही है, ब्रिटेन में गर्मी बढ़ रही है, इस पे बढ़ रही है। अब इसका हल क्या है? तो जो औद्योगिक जगत के देश हैं, जो कॉर्पोरेट कल्चर के देश हैं, जो पूंजीपति देश हैं, वो इसका हल खोजते हैं पैसे से, कि इसमें कितना नुकसान होगा, चाप क्या गर्मी बढ़ेगी तो अच्छा आप इसका पैसा दे दिया जाए, परंतु वो अपने उस कंजम्पशन को कम नहीं करना चाहते। जो कहा जाता है ग्रीन हाउस गैसेज, एक ग्रीन हाउस गैस का मतलब ऐसा है कि वो गैस है जो गैस तापमान को प्रभावित करती हैं, जलवायु को प्रभावित करती हैं, आपके अंतरिक्ष को प्रभावित करती हैं, वो गैस है। तो जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, इनका सबसे उत्पादन कौन कर रहा है, उत्सर्जन कौन कर रहा है? आज अमेरिका का पर व्यक्ति कंजम्पशन पेट्रोल का क्या डीजल कितना है, वहाँ एक व्यक्ति कितना गैस के ऊपर इस्तेमाल कर रहा है, हिंदुस्तान में कितना कर रहा है, अगर आप देखें तो 50,000 करोड़ का फर्क है। तो सबसे ज़्यादा जो उत्सर्जन है परमाणु विकिरण के जो माध्यम है, ये उस पूंजीवादी दुनिया के द्वारा किए जा रहे हैं, और उसका परिणाम गरीब दुनिया को भुगत रहा है। तो अभी जो समझौते हो रहे हैं, ये समझौते विषम है, कि वो कह रहे हैं ठीक है कुछ पैसा ले लो, जाओ। तो पैसा लेके आप किसी को जीवन तो नहीं दे सकते। आप पैसा लेकर के एक देश को पैसा दे सकते, पर वहाँ की मानवता को मारेंगे। तो ये अमानवीय समझौते हैं, इनको खत्म होना चाहिए। ये आज 11 क्रांतियों की बात हम करते हैं। तो आजकल लोहिया जी का समाजवाद जिंदा है या खत्म होता जा रहा है? देखिए, जो लोहिया जी का समाजवाद था, जो समाजवाद है, एक तो मैं आपसे कहूँगी विचारधारा कभी खत्म नहीं हो सकती, इसलिए कि समाजवाद जो है ये प्रकृति और एक अर्थ में अगर कहा जाए तो ये ईश्वर के बनाए हुए नियमों का समाजवाद होता है। वो इसलिए कि समाजवाद की शुरुआत कहाँ से है? कोई कह सकता है 18वीं सदी में मार्क्सवाद आया, या 19वीं सदी में के आरंभ से लोहिया ने समाजवाद के सिद्धांत देना शुरू किए। पर समाजवाद का मूल सिद्धांत तो वो है जो हमको सूर्य दिखा रहा है। हमें जरूरत जितने की हमको दे रहा है, आपको जरूरत है आपको दे रहा है। समाजवाद का मूल सिद्धांत तो हमको सूर्य ने, गंगा ने, नदियों ने सिखाया है कि किसी की नहीं है, सबकी है, अपनी जरूरत के मुताबिक लो और बकाया समाज को छोड़ दो। तो समाजवाद जो है ये प्रकृतिजन्य सिद्धांत है। दूसरा, जिसको लोग मानते हैं कि भाई ईश्वर निर्माण करता है, ईश्वर ने सबको बनाया, दुनिया को बनाया, तो ईश्वर ने इंसान के बीच में क्या कोई फर्क किया है? अगर कोई ऐसा होता कि भाई अंबानी साहब की जो है उनकी 3 नाक होती, या अदानी के 6 कान होते, तो हम मानते भाई कि ये अलग है। पर जब ईश्वर ने सबको समान बनाया है, तो ये समाजवाद जो है ये ईश्वर प्रदत्त देन है। समाजवाद के विपरीत आचरण, विषमता का आचरण जो है वो ईश्वर की अवमानना है। ईश्वर के नाम पर गाली बकना अवमानना नहीं है, पर विषमता को मानना अवमानना है। तो समाजवाद जो है ये कभी खत्म नहीं हो सकता है विचार के रूप में। इस विचार, हाँ, इसके लिए और जो लोहिया ने विचार दिया, वो विचार उन सगुण कार्यक्रमों के साथ में था कि जो उस अमूर्त विचारधारा को उन्होंने एक मूर्त रूप दिया। अब जो बीच में सियासत आई, खासकर लोहिया की मौत के बाद, तो लोहिया की मौत के बाद लोगों ने लोहिया के सिद्धांत के साथ में वही व्यवहार किया है। जो किस्सा है कि 6 अंधे और एक हाथी का, एक किस्से बच्चे लोग पढ़े होंगे कभी इसको, कि 6 अंधे थे और एक हाथी था। तो वो हाथी, एक अंधे के हाथ में हाथी की पूंछ आई, तो पूछा कि भाई कैसा है हाथी? वो कहा रस्से जैसा है।
एक के पास वो का पैर आया, बोले हाथी कैसा है, बोले दीवाल जैसा है। एक के हाथ में पीठ पकड़ में आया, मैं पूछा कि कैसा है, बोले छप्पर जैसा है। एक के हाथ में सुनाई तो बोले कैसा है, तो उसे कुछ और बता दिया। तो जैसा अंधे और हाथी की कहानी है, इसी प्रकार से आज समाजवाद की कहानी हो गई है। इसमें लोग अपने अपने स्वार्थपरक ढंग से चीजों को देख रहे हैं और अपने स्वार्थ की चर्चा करते, पर जो समाजवाद की मूल अवधारणा है उसको बदल दिया। आज बदल गया। जैसे आज उत्तर प्रदेश में है या बिहार में है, यहाँ समाजवाद के नाम की पार्टी है। ये समाजवादी पार्टी नहीं है, ये समाजवाद के नाम की पार्टी है। ये समाजवादी विचारधारा की पार्टी नहीं है, ये समाजवाद को बेच के राजनीतिक सत्ता पाने वाली पार्टी है। यानी कुर्सी के बाजार में विचार बेच के कुर्सी पाओ, ये पार्टी है। यही स्थिति आज बिहार में है कि बिहार में भी जो लोग आए हैं सत्ता में, उनकी शुरुआत कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से समाजवादी पार्टियों के माध्यम से हुई थी। पर आज जो उनकी सियासत है, वो सियासत उस विचारधारा की सियासत नहीं है। अब यहाँ की समाजवादी पार्टी है, ये मोटा मोटी तौर पे दो जातियों की पार्टी मानी जाती है यूपी में और बिहार में भी करीब की वही थी। उसको लोग बोलते एम भाई, यादव मुसलमान, शब्दों की पार्टी है, मुसलमान यादव की पार्टी है। परंतु क्या आप दो लोगों की पार्टी बनके समूचे समाज का भला कर सकते हैं? क्या आप दो वर्गों की पार्टी बनके उस 80% को छोड़कर के या 70% को छोड़कर के क्या आप कोई समाज का भला कर सकते हैं? फिर एक बात और है कि जहां पर जातिवाद आएगा, वहां पे परिवारवाद आएगा, वहां गोत्रवाद आएगा। क्योंकि ये जाति की जो सुरंग है, ये सुरंग सिकुड़ती चली जाती है। ये पहले भी हुआ, जब कांग्रेस का जमाना तब भी हुआ कि एक जाति की सुरंग से जो राजनीति गई, वो एक परिवार तक सिकुड़ गई। तो अब ये जो पार्टियां हैं, ये पार्टियां तो एक प्रकार की सामंतवाद की, नव सामंतवाद की पार्टियां हैं। दरअसल हमारे भारतीय लोकतंत्र में कुछ चीजें नए ढंग से आई हैं। जैसे ब्राह्मणवाद है, तो पहले ब्राह्मण की एक जाति की नाम की सत्ता ज्यादा होती थी। अभी एक नव ब्राह्मणवाद आ गया है। नव ब्राह्मणवाद ये है कि अब हर जाति जो है अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगी है। पहले एक जाति अपने आप को श्रेष्ठ मानती थी कि हम ब्राह्मण हम सब श्रेष्ठ हैं, हमको तो ब्रह्मा के मुख से पैदा कर दिया है, तो सारी जातियां है ना। अब हर जाति कह रही कि हम श्रेष्ठ हैं और उसको सत्ता चाहिए, इसलिए कि हमें अपनी श्रेष्ठता को स्थापित करना है। तो जो भी सोच, जो भी विचार श्रेष्ठ और निम्न में सोच करता है, फर्क करता है, वो समाजवादी नहीं हो सकता है। फिर नया सामंतवाद आ गया। हमारे यहाँ पुराने राजे महाराजे थे। आपके यूपी में प्रतापगढ़ की स्टेट थी, सुल्तानपुर की स्टेट थी, आपके और कितनी स्टेट थी, काला काका की स्टेट थी, उनमें रजवाड़े होते थे। तो राजा का जो उत्तराधिकार था वो जन्म से होता था, योग्यता से नहीं होता था, जन्म से नहीं होता था। अब जो उत्तराधिकार है वो भी जन्म से हो रहा है, परिवार से हो रहा है, राजनीति में खास करके। तो राजनीति में भी सामंतवाद आ गया। तो भारतीय लोकतंत्र में जो विकृतियां आई हैं वो ये हैं कि नव ब्राह्मणवाद से ग्रस्त हो गया है, ये नव सामंतवाद से ग्रस्त हो गया है। इसमें नए राजा पैदा हुए हैं, इसमें नए प्रकार का श्रेष्ठता का भाव पैदा हो गया है, इसमें भ्रष्टाचार आ गया है। अब स्थिति ये है आज, अभी आपने देखा होगा कल परसों के अखबारों की एक रिपोर्ट छपी, नवंबर 2022 में यानी पिछले महीने में हिंदुस्तान में 670 करोड़ के इलेक्ट्रल बॉन्ड बिके और वो जो बिके हैं वो बिके हैं औसतन 650 करोड़ के, 650 लोगों के बीच में, यानी 1-1 करोड़ का बॉन्ड आदमी खरीद रहा है। और जो बॉन्ड खरीदने वाला है, अब इस नए कानून के मुताबिक उसकी कोई पहचान नहीं होती। आप चाहें आपको पैसा मिल जाए, कोई आपको दे 10 करोड़ रुपया दे कि इसमें 5 लाख आप लेना, हमारे लिए बॉन्ड लाओ, तो आप ले आएंगे। वहाँ ना नाम ना पता ना फोन में कुछ नहीं पूछा जाएगा, बैंक वाला कहेगा हाँ आप ले जाइए, क्योंकि भाई कानून सरकार ने बना दिया। और वो पैसा जा रहा है राजनीति में। तो राजनीति जो है ये काले धन से चल रही है। तो जब काले धन की राजनीति होगी तो समाज काला होगा, सियासत काली होगी, सत्ता काली होगी, सब काले होंगे। क्या भारत का लोकतंत्र विकलांग होता जा रहा है? क्योंकि अमूमन जो है
जो फैसिलिटीज़ जो सुविधाएं हमें मुफ्त में मिलना चाहिए वो नहीं मिले, जैसे बिजली और पानी, इस पर क्या कहें? देखिए, बिजली और पानी मुफ्त में क्यों मिलना चाहिए? अनाज मुफ्त में क्यों मिलना चाहिए? भाई, सरकार जो उद्योग चलाती है वो इसलिए चलाती है कि आम आदमी के लिए सुविधापूर्ण ढंग से और सस्ते मिल सके। तो सरकार बिजली में मुनाफा ना कमाए, पानी मुनाफा ना कमाए, कमाए, लेकिन एक फिक्स होता है ना। मुनाफा ना कमाए। जो लागत मूल्य है उसे लागत मूल्य पे दे और समाज भी उसके लिए अपनी जो कीमत देना दे। परंतु जब मुफ्त देने की बात होती है तो वो जनतंत्र को बिगाड़ती है और उस वो व्यवस्था को बचाती है। व्यवस्था को बचाती इस प्रकार से है कि जो व्यवस्था या जो सियासत मुफ्त देने का वादा करती है वो वहां उस पैसे के कहीं और से लेकर लगाती है। दिल्ली में तो यही हो रहा है। दिल्ली में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कह दिया कि साहब हम, या दिल्ली की केंद्र की सरकार ने कह दिया कि हम 5-5 किलो अनाज हर सप्ताह का उसका मुफ्त बांटेंगे। तो ये जो है इससे क्या हो रहा है, नंबर एक तो प्रभाव इसका पड़ रहा है कि देश की एक बड़ी आबादी ऐसी है कि जो अब कोई काम नहीं करना चाहती। तो जनतंत्र इस अर्थ में विकलांग हो रहा है कि हिंदुस्तान का एक बड़ा हिस्सा, बड़ा चंक ऐसा बन गया है कि जो मुफ्त में खाते पीते मर जाना चाहता है। खेती पे आपको काम के लिए मजदूर नहीं मिलेंगे क्योंकि अनाज मुफ्त में है। उसी अनाज को बेच के कुछ सब्जी खरीद लेंगे, उसी अनाज को बेच के शराब पी लेंगे और जिस से मर जाएंगे। तो एक बड़ी आबादी के लिए जिंदा बांटने की तैयारी है। इसको कहा जाता है कैपिटलिस्ट भाषा में प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। तो जो दुनिया का पूंजीवाद है वो ये करता है। अभी वो पूंजीवाद किसी को बम से नहीं मारता। आप देखिए कि पिछले 30-40 सालों में भी बम की लड़ाई नहीं हुई। हिरोशिमा नागासाकी की जो लड़ाई हुई थी 1944 में, उसके बाद से बमों की लड़ाई नहीं हुई। कहीं गोली वोली चली है, थोड़े 5-7 दिन हुए, पर वो बम की लड़ाई नहीं, न अणु की न परमाणु की। अब आबादी को बांटने का तरीका उन्होंने निकाला है कि एक बड़े हिस्से को खिलाते रहो और जिंदा रहना। वो केवल मतदाता है, वो इंसान नहीं है। उसका काम केवल वोट लगाना है। चुनाव आएगा तो उसके लिए क्या है, भय। ये एक प्रकार भया दोहन है कि देखो हम अगर चले गए तो मैं 5 किलो अनाज कौन देगा, हम अगर चले गए तो बिजली फ्री कौन देगा, हम चले गए तो पानी फ्री कौन देगा। तो यह भया दोहन एक तरह से मतदाताओं को छलने का भी तो काम है। मतदाताओं के लिए भयभीत मानसिकता में रख करके उनका शोषण करने का तरीका है। बदले में हमें वोट देते रहो। तो व्यवस्था को नहीं बदलना है। एक व्यवस्था ऐसी होना चाहिए समाजवादी सोच के हिसाब से कि जिसमें हर इंसान के पास अपना रोजगार हो। इंसान के रोजगार की क्षमता इतनी हो कि वो कम से कम अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हो। जो विषमता है अमीर और गरीब की, वो मिटना चाहिए। आज हमारे यहाँ के 2 उद्योगपति हैं जो विश्व की पूंजीपतियों की सूची में तीसरे दूसरे नंबर पर पहुंच गए और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के 32 करोड़ लोग वो हैं कि जिनके पास में अपने राशन की व्यवस्था नहीं। 80 करोड़ लोगों को सरकार 5-5 किलो अनाज दे रही है। तो एक ये हिस्सा है हिंदुस्तान का। एक वो भारत है जो भारत रोटी को खरीद के नहीं खा सकता। एक वो भारत है कि जो दुनिया में पैसे वालों में नंबर 2 या 3 पर पहुंचा हुआ है। ये विषमता है। ये 80 करोड़ भारत को मार के 3 या 30 या 300 का भारत बनता है। तो समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था का नाम है जो व्यवस्था 80 करोड़ लोगों को और 300 लोगों को बराबर फैलाए, उनके बीच के फर्क को घटाए और पूंजी का दुरुपयोग ना हो। आज पूंजी का सबसे बड़ा विरोधी कोई अगर है तो पूंजीवाद है। तो ये मानते हैं कि पूंजीवादियों ने एक तरह से कैप्चर कर लिया है। कैप्चर कर लिया और पूंजीवाद में पूंजी को खुद नष्ट कर रहे हैं। अब आप देखिए कि अभी अंबानी साहब ने दुबई में मकान खरीदा है। कुछ दिन पहले लिया था 600 करोड़ का, अभी लिया है 1300 करोड़ का। और 2-3 महीने पहले बर्किंघम पैलेस में लंदन में उन्होंने 400 करोड़ का 4000 करोड़ का मकान लिया था। अब आप बताइए कि एक व्यक्ति के लिए आपका एक मकान है बम्बई में अठालिका, जिसकी कीमत लोग बताते हैं 8000 करोड़ की। आप दुबई में ले रहे हैं एक बेटे के नाम पर, फिर दुबई में ले रहे हैं दूसरे के नाम पर, फिर एक के नाम पर ले रहे हैं आप लंदन में। तो आप पूंजी के लिए डंप कर रहे हैं। तो पूंजी का दुश्मन कौन है? समाजवाद पूंजी का दुश्मन नहीं है। समाजवाद पूंजी
जो तिजोरी में बंद है उसको निकाल के छोटे छोटे कल कारखानों में लाना चाहती है, जिससे इंसान का रोजगार सृजित हो। समाजवाद पूंजी को रोलिंग रखना चाहती है, पूंजीवाद पूंजी को डंप करना चाहता है। ये फर्क। सर, अमीर अमीर बनता जा रहा है, गरीब बनता जा रहा है। टैक्स के मामले देखा जाए सबसे ज़्यादा टैक्स मिडिल क्लास वाले ही जमा करते हैं, गरीब जमा करते हैं। तो क्या अमीर गरीबों के लिए टैक्स के लिए एक पॉलिसी बना है, अमीरों पे ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ? देखिए, अमीरों पर टैक्स लगाया जाना चाहिए, और इसके साथ साथ जो भी हमारी आपसी चर्चा हो रही थी कि लोहिया ने 3 बंधन बांधने की बात की थी। दाम पर सीमा, आय पर सीमा और खर्च पर सीमा। अब अगर आप दाम बांधें, जैसा कि हमने आपसे कहा कि भाई किसान के लिए दाम का मतलब है कि न्यूनतम वो सीमा जिससे कम में किसान को नहीं मिलना चाहिए। पर कारखाने के लिए दाम की सीमा का मतलब है कि अधिकतम सीमा की ज्यादा नहीं बिकना चाहिए। अगर कारखाने की वस्तुएं भी लागत मूल्य के 50% ज्यादा में बिकने लगे, तो ये जो पूंजीवाद है आधा तो अपने आप खत्म हो जाए, क्योंकि ये पैसा भर कहाँ से कहाँ से रहा है? ये गरीब का नीचे का तो पैसा जा रहा है। हम लोग जो सामान खरीदते हैं, कपड़े है, लत्ता है, दवा है, साबुन है, तेल है, चश्मा है, वो भी सामान इसमें जा रहा है। तो दाम की सीमा, फिर आय की सीमा, कि आपकी आमदनी की सीमा क्या हो, तो भाई आमदनी की सीमा मानिए। तो वो हम लोग समाजवादी लोग कहते थे कि 100 से कम ना 1000 से ज्यादा। समाजवाद का यही तकाजा, माने अगर न्यूनतम 100 रुपया है तो अधिकतम 1000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आज महंगाई बढ़ी है, चलो मान लेते कि भाई न्यूनतम 10,000 मान लीजिए, अधिकतम 1 लाख मान लीजिए, न्यूनतम 20,000 मान लीजिए, अधिकतम 2 लाख मान लीजिए। तो आय पर सीमा बांधिए कि इससे ज्यादा आय नहीं होगी, 2 फिक्स होना चाहिए। और नंबर 3, खर्च पर सीमा। आज क्या है कि टैक्स का जो खेल है, खेल अलग प्रकार का बना है। अभी आप देखेंगे जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं, ये सारी प्राइवेट कंपनियां साल में एक बार सारे कर्मचारियों को घुमाने ले जाती हैं छुट्टी पर। बड़े आप पिकनिक मनाते हैं, घुमाते हैं। क्यों? इसलिए ये कर्मचारी से करके देखो हम तुम्हारे सुख का कितना ख्याल रखते हैं। एक सब महीने अपने आराम से आओ, बीच पर रहो, समुद्र तट पर रहो, होटल में रहो, बढ़िया खाओ पियो, मस्ती करो, और हम तुम्हारा खर्च उठाएंगे। और जो पैसा टैक्स में जाना चाहिए वो टैक्स बच जाता है क्योंकि खर्च में आ गया। साहब हमने 1 करोड़ रुपया खर्च किया है, हम तो अपने कर्मचारियों के लिए उसको ले गए थे, ये उधर घुमा दिए। आजकल जो लोग दयानतदारी दिखा रहे हैं, सहयोग करने की, संस्थाओं को देने की, पैसा देने की, वो पहले पूछते कि टीजी का सर्टिफिकेट है कि नहीं। सर्टिफिकेट तो पैसा लो ना भाई, क्योंकि उद्देश्य क्या है? टैक्स को बचाना है। तो जो सारा का सारा जो टैक्स देना चाहिए बड़े लोगों को, पैसे वालों को, वो नहीं दे जा रहा है, और उनके लिए टैक्स की मात्रा भी कम है। अभी क्या किया भारत सरकार ने कि कोरोना काल के बाद जो अभी पिछला बजट आया था, इस बजट में आप देखिए कि अनाज, गेहूं, इस पर सरकार ने जीएसटी बढ़ा दी, 5 से बढ़ा के 8% कर दिया। जिन पर नहीं लगता था उन पर भी कर दिया। और कारपोरेट टैक्स जो है वो 18% तक घटा के 13% कर दिया। तो आप कारपोरेट का टैक्स कम कर रहे हैं, मैंने आपने करीब करीब उनका जो टैक्स के मतलब से 1 साल में जो कम किया है, वो जो हमारा आकलन उसका आपसे 44-45 हज़ार करोड़ रुपया आपने कम कर दिया। 45 हज़ार करोड़ रुपया, यानी हिंदुस्तान का जो बजट है, बजट का मोटा मोटी तौर पर 3-3.5%, 4% ये आपने कम कर दिया। तो आप जिनसे पैसा लेते उनसे पैसा नहीं ले रहे। दूसरा, गरीब का जो टैक्स है वो टैक्स मालूम नहीं पड़ता। हमारे कहते हैं कि आपको 2.5 लाख के ऊपर इनकम टैक्स से मान लिया, 3 लाख के ऊपर, ऐसा नहीं है। 2 टैक्स होते हैं, एक टैक्स दिखता है, एक दिखता नहीं है। एक भगवान की मूर्ति है जो सामने है कि हनुमान जी खड़े हुए हैं, एक अप्रत्यक्ष दिखता नहीं है। जो गरीब आदमी है या मिडिल क्लास का आदमी है वो सर्वाधिक टैक्स देता है। इसलिए देता है कि आप सामान लेने गए तो आपने सामान की जो कीमत दी उसमें टैक्स अदा है, तो टैक्स कोई व्यापारी थोड़ी दे रहा है। कपड़े में, साबुन में, तेल में, चाय में, दूध में, पानी में, सब तो टैक्स आप दे रहे हैं।
तो जो गरीब आदमी, अगर आप इसके टैक्स का आकलन करेंगे तो गरीब आदमी टैक्स देता है अगर 1 रुपया, तो पूंजीपति और कारपोरेट टैक्स देता है केवल 5 पैसा। यानी इसलिए कि ये सरकारें जो है एक कारपोरेट के करप्ट मनी से पैदा हो रही है। वहां से जो भ्रष्टाचार का पैसा आता है, जो 2 नंबर आता है, उसका मैंने आपका इलेक्ट्रल बॉन्ड का किस्सा सुना है, इलेक्ट्रल ट्रस्ट का किस्सा है। तो ये जो काला धन आता है, आज सरकारें बन के रही, आज सरकारें बन रही हैं चुनाव में पैसे खर्च करके, वो पैसा आ रहा है कारपोरेट से। वो बन रही है मीडिया के माध्यम से, बड़े बड़े जो मीडिया के नए घराने खरीद रहे हैं, वो पैसा कहाँ से आ रहा है? कारपोरेट से। तो कारपोरेट की राजनीति का, कारपोरेट की सियासत का, या कहे कि कारपोरेट की अर्थनीति का किस्सा है मीडिया। आज दुनिया में कारपोरेट मीडिया सरकारों को बनाने और बिगाड़ने का बहुत बड़ा हथियार बन गया है। यानी मान लिया जाए कि कॉर्पोरेट ही गवर्नमेंट को चला रही, कारपोरेट गवर्नमेंट को पैदा कर रही, चलाने तो बात की बात है, पैदा ही कर रहे हैं। ये जो सरकारें हैं, सूबाई सरकारें हों, केंद्र की सरकारें हों, एक कारपोरेट संतानें हैं, और मीडिया कारपोरेट का हथियार है। आपकी संडे न्यूज को शामिल नहीं कर रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वो कारपोरेट मीडिया के कह रहा हूँ। संडे न्यूज तो अपने दम पे चल रहा है, चंदा से ये अखबार चल रहा है। सर, ये आपकी लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी है, मिशन क्या है? क्या मिशन लेकर के चल रहे हैं जो अन्य जो बड़ी राजनीतिक पार्टियां उससे अलग थलग दिखती? देखिए, सबसे पहले तो हमारा मिशन है कि साधनों की पवित्रता। हम इस अर्थ में गांधी को सही मानते हैं, लोहिया को सही मानते हैं कि साधनों की पवित्रता के बगैर शुद्ध लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकते। तो हमारी पार्टी में हम लोग कोई भी अशुद्ध तरीका इस्तेमाल नहीं करते हैं, ना हम कोई कारपोरेट से पैसा लेते हैं, ना आज तक कभी जाते हैं, ना उनकी कोई मदद करते हैं। तो लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी गरीब के पैसे की राजनीति कर रही है, सामान्य कार्यकर्ता के पैसे राजनीति कर रही है। तो एक तो हम राजनीति में उस पवित्रता को लाना चाहते हैं जहां राजनीति में समाज सियासत चलाए, बड़े बड़े कारपोरेट या पैसे वाले सियासत न चलाए। इसका जो परिणाम निकलता है, जब सियासत वाले पैसे चलाते हैं तो राजनीति बंधुआ मजदूर बन जाती है। आजकल क्या है, आजकल पार्टियों में कोई नेता नहीं है। अब आप तो खुद शिक्षित व्यक्ति हैं, बच्चे भी पढ़े लिखे हैं, ये सुप्रीमो शब्द कहाँ से आया? ये तो बनाया गया ना ना ना, ये सुप्रीमो शब्द का शुरुआत होती इटली में, जब इटली में माफिया शुरू हुआ था। यानी दुनिया का जो माफिया था, क्राइम माफिया, उसका जो मुखिया होता था, जैसे हमारे डाकू गुरों का मुखिया होता था, ऐसा उनका जो मुखिया होता था सुप्रीमो बोलते थे, ये सुप्रीमो है। तो अब राजनीति में नेता नहीं है, सुप्रीमो। राजनीति में फैसला कौन कर रहा है? हाई कमांड। तो लोकतंत्र में हाई कमांड कहां से आ गया? आपकी जो समता है लोकतंत्र में खत्म हो गई ना। अभी चुनाव हुए गुजरात में, चुनाव हुए आपके हिमाचल में, क्या फैसला होता है? एक लाइन का प्रस्ताव होता है, विधायक चुन के आए हैं, प्रस्ताव कर रहे हैं, जो फैसला हाई कमांड करे हमको स्वीकार है, या हमने अध्यक्ष को अधिकार दे दिया। क्यों दे दिया भाई? तो सुप्रीमो और हाई कमांड, ये दोनों आपराधिक और अलोकतांत्रिक शब्द हैं, और ये सियासत के मंत्र बन गए। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी इसको बदलना चाहती है। सम्मान का शब्द हो गया, सम्मान का नहीं है, राजनीति में ये राजनीति के लिए विषय युक्त यानी विषधर बनाने के लिए, जहरीली बनाने के काम में आ रहे हैं, क्योंकि राजनीति स्वरूप बदल गया, लोकतंत्र नहीं है। अब कार्यकर्ता और नेता के बीच के संबंध क्या है? हमारे नेता थे, लोहिया थे, तो हमारे उनके संबंध क्या थे? लोहिया को पैसा थोड़ी देते थे, बल्कि हम ही लोग थोड़ा 10-20 रुपये चंदा ला के देते थे। आप लोहिया जी के समय में आप क्या? हम लोग उस समय उस पार्टी के मेंबर थे, उनकी युवा शाखा के मेंबर थे, फिर बाद में जिला पार्टी मेंबर रहे, और उनके साथ में हम लोगों ने काम किया है। तो वो दौर हमने देखा है, उसके बाद के भी दौर कार्यकर्ता है, हम उसके प्रति उत्तरदायी हैं। कार्यकर्ता जनता के प्रति उत्तरदायी है। तो लोकतंत्र को उत्तरदायी बनाने के लिए राजनीति शुद्ध साधनों की होना चाहिए। जब राजनीति अशुद्ध साधनों की होती है, गलत साधनों की होती है, तो उत्तरदायी नहीं होती। आज समाज जो है, राजनीति जो है, वो समाज की भी उत्तरदायी नहीं है, एक व्यक्ति के प्रति जो पैसा ला रहा है, बस। लोहिया जी के साथ आप रहे हैं, तो कोई ऐसी घटना जो आपके जेहन में हो, जो आप बताना चाहते हो? लोहिया जी हर छोटे छोटे सवाल पर भी समता का बहुत ख्याल रखते हैं। अगर उनके सामने कोई जरा भी ऐसी घटना घट जाए जिसमें थोड़ा भी विषमता का कहीं चिन्ह है,
तो उस पर बहुत जोर से गुस्सा करते थे। तो कई बार ऐसे अवसर आए, जैसे मान लिया कि उन्होंने हमसे कहा कि तो पानी लाना, हमने किसी दूसरे कार्यकर्ता से बोल दिया पानी लाना, बिगड़ जाते हैं। क्यों? तुम मालिक हो, नौकर है, तुम भी कार्यकर्ता हो, वो भी कार्यकर्ता है। ये लोहिया का भाव था। लोहिया के मन में समता का इतना भाव था कि जो काम करने वाला भी है उसको भी काम करने वाला नहीं मानते थे। एक शोभन करके है जो 12 साल की उम्र से डॉक्टर लोहिया के साथ रहे थे, अभी जिंदा है और फिर बाद में नौकरी कर ली, फिर अभी रिटायर्ड होकर भी बीमार है, पर दिल्ली में है। दिल्ली में उनका नाम है शोभन, पहाड़ के हैं। तो शोभन जब डॉक्टर साहब के साथ में थे तो वो बताते हैं कि भाई डॉक्टर लोहिया रात को देर तक पढ़ते थे, किताबें पढ़ते थे 1 बजे 2 बजे रात तक। अब पढ़ते पढ़ते को जरूरत लगी कि चाय पीना है, तो बोलते थे शोभन तुम चाय पी लो, बच जाए तो हमको देना। यानी हम मालिक नहीं है, तुम चाय पी लो बच जाए तो हमको देना। यह है समता का भाव। तो लोहिया ने हम लोग को समाजवाद का पाठ सिखाया कि समाजवाद का मतलब है कि जीवन में हर समय हर क्षण आपको बराबरी का व्यवहार करना है, आपको किसी को छोटा बड़ा नहीं मानना है, बराबरी के छोड़ देना है। दूसरा, अपने जीवन में स्वदेशी का इस्तेमाल अधिकतम करो, क्योंकि विदेशी सामान जो है, ये विदेशी सामान भी एक प्रकार के साम्राज्यवाद का माध्यम बनता है। तो देशी सामान का इस्तेमाल करो, ये लोहिया ने सिखाया। लोहिया ने सिखाया कि जनता की सहयोग से राजनीति करो, और लोहिया ने सिखाया कि भाई लोगों में जाके राजनीति करो, उनके बीच में रहकर। तो लोहिया ने बहुत सारे पाठ पढ़ाए हैं जिनमें से ये चीज़ें सीखी जा सकती हैं। कुछ लोग ही चल रहे हैं उस विचारधारा पे। देखिए, कोशिश तो कर रहे हैं कि हम लोग चले, और हमारी तो अगर कोई इच्छा है तो यही है कि मरते दम तक अपने विचार पे चले। आखिरी सवाल सर, सरकार, यूपी सरकार की बात करें या अन्य राज्यों की भी, तो गायों के संरक्षण के लिए बहुत काम हो रहा है, लेकिन उनके गायों के संरक्षण के नाम पे जो फंड रिलीज होता है, क्या वो उसका सही इस्तेमाल होता है? क्या वाकई में गाय संरक्षित हैं? आपके सवाल का अर्थ ये हुआ कि हिंदुस्तान में गायों की हत्या के लिए बहुत काम हो रहा है। आपने कहानी पर इसका अर्थ हुआ। दरअसल ये जो सरकारों की परंपरा चली हुई गौशालाओं के नाम, जिन गौशालाओं को अनुदान दिया जा रहा है, इसकी जरा जांच हो जानी चाहिए। दिल्ली की गौशाला है, उसको साल का 14 करोड़ का अनुदान मिलता है, साल का। वो पिछले 8 सालों में वहाँ 12,000 गाय मर चुकी थी। रायपुर की जो गौशाला है, जहाँ पिछले साल कई सौ गाय मरी थी। मध्य प्रदेश में शाजापुर के पास में एक जगह है, तो वहाँ उस जगह के पास में सरकार ने गौ अभ्यारण्य बनाया, बड़ी भारी जंगल में लेके बनाया, वहाँ गाय मरी। अब सवाल है कि जब आप अनुदान दे रहे हैं तो अनुदान जा कहाँ रहा है? रायपुर में, दिल्ली में, जहाँ जहाँ भी जांच हुई है, वहाँ गायों के पेट में ना पानी मिला, ना भूसा मिला, ना चारा मिला। सारा का सारा जो पैसा जो आजकल गौशालाओं के नाम के माफिया है, एक गौशाला माफिया देश से पैदा हुआ जो सबसे बड़ा हत्यारा है। हम इसमें 3 बातें कहना चाहते हैं। नंबर 1 तो ये कि जो गौहत्या का कानून बना है, रोकने वाला कानून, उस कानून में उन गौशाला के मालिकों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए जो अनुदान लेते हैं पर जहाँ गायें मरती हैं और जिनके गायों में पेट में कुछ नहीं मिलता है। वो भी गाँव की गाय की सामूहिक हत्या के जवाबदार है। तो एक गाय को जो मारने वाला है उसको तो दंड है, पर 1000 गायों को मारने वाले कोई दंड नहीं। तो ये कानून को सुधार होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये है कि एक जमाना था जब लोग समाज के तौर पर स्वेच्छा से काम करते थे, वो लोग अनुदान नहीं लेते थे। इस जमाने में गौशालाओं की चलन शुरू हुआ था तो कोई सरकारी अनुदान नहीं देती। अब ब्रिटिश हुकूमत थी, वो क्या देती, तो क्या लेना था। उसके पहले अगर मान लीजिए कि बाहरी आक्रामक लोग थे, मुगल लोग थे, तो उनको भी क्या गाय से ले जाना था। जो आज लावारिस गायों की समस्या आई है, इस गाय की समस्या को और अनुदान को जोड़ के देखना चाहिए। सारे हिंदुस्तान में जो हमारा आंकड़ा हमने निकाला है कि मोटा मोटी तौर पे 900 करोड़ रुपया साल का अनुदान गौशालाओं को बढ़ता है, इससे ज़्यादा ही बढ़ता है। 900 करोड़ रुपये और देश का बढ़ता है, उससे कुछ ज़्यादा ही बढ़ता है। हमारा सुझाव है, हमारी पार्टी का सुझाव है, लोकतांत्रिक समाज पार्टी का,
कि सरकार को कानून अब ये बनाना चाहिए कि एक किसान को दो गाय, एक किसान को, और वो भी किसको, जो गांव में खेती करने वाला है। अब देखिए अभी क्या है, सरकारें कहती हैं साहब हम गायों के, लावारिस गायों की समस्या है, इससे हो रहा है, दिख रहे हैं रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, गाड़ियों की स्पीड कम हो रही, चल नहीं पा रही, सड़कों में गाय बैठी हुई हैं, गायें कट रही हैं क्योंकि सड़क पे बैठी हुई हैं, बड़ी गाड़ी निकल के मर जाती है, तो गाय की मौत भी हो रही है, एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, आदमी भी मर रहा है, आपका फ्यूल खराब हो रहा है, बेकार जा रहा है, धुआं फैल रहा है, धुआं बढ़ रहा है। तो इसके बजाय अगर आप गांव में जो खेती करने वाला किसान है, जमीन के बड़े मायने को छोड़िए आप, पर जो गांव का खेती करने वाला है, अगर आप उसको दे दें कि 2 गाय तुमको पालना है और महीने का हम आपको 30,000 रुपये देंगे, एक गाय का 2,000 का 6,000 रुपये, तो एक साल में 72,000 रुपया एक किसान को मिल जाएगा, तो किसान का जीवन चलेगा, वो गायें जिंदा रहेंगी, क्योंकि किसान को पता है कि भाई ये गायें जो है हमारी आय का साधन भी है। आपको ना गौशाला बनाना है, आपको ना गौशाला का भवन बनाना है, ना जमीन की आवश्यकता है, ना अनुदान देना है, और अगर ये 200 करोड़ रुपये आप बांट दें किसानों के लिए, तो मोटा मोटी तौर पे कम से कम मैं समझता हूँ कि 10 लाख गायों का इंतजाम हो जाएगा, तो गाय भी सुरक्षित जाएगी, तो ना सड़कों पे गायें मिलेंगी, ना गायें मरेंगी, ना कोई गाय की हत्या होगी, और गायों की हत्या करके जो लोग ऐसी कारों में घूम रहे हैं ये अपराधी भी नहीं हो पाएंगे। आपने सुना हमारे साथ रघु ठाकुर जी थे, जो मतलब बेतकल्लुफ नहीं करते हैं, किसी भी बात को खुलेआम रखते हैं। यही वजह है कि ये लोहिया जी के विचारधारा को आज भी जिंदा रखे हैं। इनके बारे में एक बात और कहना चाहूँगा कि रघु ठाकुर जी जिन मुद्दों को पे खुल के बात कर रहे हैं, राजनीति की अगर बात करें तो राजनीति में इन्होंने साफ तौर पे कहा कि कारपोरेट कल्चर जो है, कारपोरेट के जो बड़े घराने हैं वो सत्ता चला रहे हैं, और गायों पे इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो करोड़ों रुपए सरकारें खर्च कर रही हैं, अगर उसके बजाय एक किसान को 2 गाय दे दी जाए तो गाय भी संरक्षित रहेंगी और किसान को भी उससे लाभ मिलेगा। कैमरामैन अच्छत के साथ संजय पुरबिया, द संडे न्यूज, इंडिया एक्सप्रेस न्यूज, लखनऊ।